हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हम सीटेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी इसके लिए हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है। हम 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं आज की क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और देखिए, आप लोगों के द्वारा कमेंट्स में ये पूछा जा रहा था कि ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए। तो देखिए, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बाकी की जो क्लास है वो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। आपको बताना है। पहला है मानसिक मैप, दूसरा है मानसिक उपकरण, तीसरा है स्कीमा और चौथा है प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्कीमा वर्ड आपने सुना होगा, मैंने थ्योरी की क्लास में भी आपको करवाया है, क्योंकि मैंने पूरी थ्योरी भी आपको करवाई है सीडीपी के सारे ही चैप्टर्स। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे जो है ना वो स्कीमा की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो स्कीमा होता है हर व्यक्ति के दिमाग में होता है। अब आप कहेंगे ये स्कीमा क्या चीज़ है, तो चलिए इसे डायग्राम के फॉर्म पे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में स्कीमा बना होगा कि सीटेट का सिलेबस ये है। ठीक है, सिलेबस में इतने सब्जेक्ट हैं, इसमें सबसे पहले हमको सीडीपी पढ़ना है, सीडीपी के अंदर हमें इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको याद बिल्कुल रखने ज़रूरी हैं। इस तरीके से आपके दिमाग में मैप बना होगा जिसे हम स्कीमा कहते हैं, यानी कि पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं नॉलेज ऑफ पॉकेट्स। अभी मैंने एग्जांपल आपको सीटेट का दिया है, ज़रूरी नहीं है ये इसी में बनेगा स्कीमा। स्कीमा किसी भी चीज़ का बन जाता है, ठीक है, और वो हर व्यक्ति के दिमाग में बनता है। जैसे अभी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपके दिमाग में ये भी स्कीमा बना होगा कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और इनको मुझे समझना है। ये स्कीमा भी आपके दिमाग में बना होगा। तो कहने का मतलब है, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं या फिर शुरू करने से पहले हम सोच लेते हैं, तो हम अपने दिमाग में उसका स्कीमा बना लेते हैं कि हमको ये काम इस स्टेप में चल करके करना है। यही होता है आपका स्कीमा। ठीक है, और ये स्कीमा कहाँ बना होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे सीटेट में पूछा हुआ था ऑनलाइन वाली एक शिफ्ट में। तो ये जो स्कीमा होता है हर व्यक्ति के दिमाग में बना होता है, ब्रेन में बना होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सभी कहाँ से कर रहे हैं? अपने दिमाग से कर रहे हैं, अपने ब्रेन से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ की बात कौन करते हैं? पियाजे करते हैं। और पियाजे कहते हैं कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने का जो व्यवस्थित क्रम है उसे क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, और ये थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रह गया था, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास और अधिगम की बात हो रही है, डेवलपमेंट और लर्निंग की प्रोसेस में। ठीक है, पहला है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित हैं और अंतः निर्भर हैं। दूसरा है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तीसरा है विकास अधिगम का ध्यान किए बिना घटित हो जाता है। और चौथा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, जो अधिगम की प्रोसेस होती है यानी कि लर्निंग की प्रोसेस होती है, इजी वे पे समझने के लिए इसे हम नाम दे देते हैं सीखना। अधिगम को ही हम सीखना भी कहते हैं। एक बात बताइए, जब आप कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका क्या यूज़ होता है? आपका दिमाग यूज़ होता है। अगर दिमागी तौर पर आप रेडी नहीं हैं पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। आपका मन भी उसमें होना चाहिए, आपका दिमाग भी होना चाहिए और फिजिकली भी आप ठीक होने चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से आप जब फिट होंगे, खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, तभी आप अधिगम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, आप तभी समझ पा रहे हैं जब आपका यहाँ पर दिमाग है। ठीक है, आप दिमागी तौर पर रेडी हैं सीखने के लिए, तभी आप इसको सीख पा रहे हैं। तो देखिए, जो विकास है और जो अधिगम है इसके बीच में क्या संबंध होगा? तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, इसके बीच में विकास और अधिगम दोनों ही अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अंतः निर्भर होते हैं। जो आपका डेवलपमेंट होता है और जो अधिगम होता है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है
और आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। एक बात बताइए, एक 5 साल का जो बच्चा है, क्या आप उसे 10th क्लास का पढ़ा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट है वो जो है अधिगम की प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बच्चा है जो कॉलेज जा रहा है, तो कॉलेज के लेवल का ज्ञान वो ग्रैब कर सकता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट फिजिकली वो उतना मैच्योर हो चुका है कि उस अधिगम को, उस सीखने को वो ग्रहण कर पाए। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे को एज के अकॉर्डिंग क्लास में एडमिशन देते हैं। जैसे अब तो 6 साल से नीचे बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में हो भी नहीं सकता है, तो 6 साल में जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो 6 साल में ना उसको उतना ही सिखाते हैं जितना उसकी एज है, जितना उसका बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है। तो विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। आपको बस ये समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, विकास और अधिगम संबंधित होते हैं। थर्ड है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित हो जाता है। एक बात बताइए, अधिगम इस तरीके से कभी घटित हो सकता है? नहीं हो सकता ना, विकास का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। जी नहीं, ये दोनों एक साथ चलते हैं और अंतर संबंधित होते हैं, अंतर निर्भर होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? पहला है बुद्धि, दूसरा है समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तीसरा है साम्य धारणा और चौथा है संरक्षण। अब आपको याद आ गया होगा, अगर आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी याद होगी तो मैंने आपको करवाई भी थी। और देखिए, अगर आपने थ्योरी नहीं भी करी है ना, आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को अगर कंटिन्यूसली मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपकी थ्योरी भी यहाँ से रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने आपको बताया भी था कि जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं समीपस्थ या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब ये क्या होता है? ये वो होता है, ये वो क्षेत्र होता है, वो दायरा होता है फ्रेंड्स, जहाँ पर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि जहाँ पर बच्चा कोई चीज़ सीख सकता है। तो देखिए, एक उचित प्रश्न के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा रहा है जिस पर वह अकेले पहुँच सकता है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था कि जो समीपस्थ और निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है वो यही होता है, वो एक दायरा होता है जहाँ पर आप किसी काम को कर सकते हैं। अगर आपको किसी की हेल्प मिल जाए तो वो जो दायरा होता है काम करने का, वो जो क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, लेकिन अगर आपको कोई साइकिल चलाना सिखाए तो आप उस साइकिल को चलाना सीख जाएंगे। तो सीखने का जो दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है जिसमें आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, वो ही आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। और फिर उस प्रोसेस के अंदर अगर आपको साइकिल चलानी सिखाई जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो जो साइकिल आप चला रहे हैं उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ या मचान, जिसमें आपको हेल्प दी जाती है व्यक्ति के द्वारा। और जिस क्षेत्र में हेल्प दी जा रही है, जिस दायरे में हेल्प दी जा रही है, वो है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो क्वेश्चन से आप समझिए कि बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है, यानी कि अकेले वो जहां तक पहुंच सकता है उससे भी आगे तक वो जा सकता है अगर उसको किसी की हेल्प मिले तो। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिएगा। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। न्यूमोनिक के फॉर्म में याद रखना है, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। जहाँ पर भी आपको दिख जाए कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और ऑप्शन में दिया है समाज, संस्कृति या भाषा, तो आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इन तीनों को सबसे ज़्यादा महत्व वाइगोत्स्की देते हैं और कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? पहला है लैंगिक या फिर जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, दूसरा है लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, तीसरा है जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। अब देखिए, समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब है मेल और फीमेल
दोनों को इक्वल माना गया है और कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ पर कुछ ऐसी कहानियों में कुछ फैक्टर दिए होंगे जहाँ पर फीमेल का भी नाम होगा, महिलाओं का, और जहाँ पर मेल का भी नाम होगा, पुरुषों का भी। तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। जेंडर रूढ़ियाँ क्या होती हैं, वही रूढ़ियाँ जहाँ पर मेल फीमेल को में भेदभाव किया जाता है। जो रूढ़ियाँ आपकी पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, आप देखते ही हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, लड़कियाँ किचन का काम करेंगी, लड़के ऑफिस में जाकर काम करेंगे, है ना, लड़कियाँ सिर्फ घर का झाड़ू पोछा करेंगी, बाकी सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी मेल की होगी। ये चीज़ें पहले तक चलती थी, इसी को हम जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता का सामना करने के लिए ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए, ठीक है। कोहलबर्ग ने जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थियरी, उससे रिलेटेड है और इसकी अवस्था को आपको पहचानना है। तो सेंटेंस है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। पहला है सार्वभौम नैतिक विकास अभिविन्यास, दूसरा है यंत्रीय, तीसरा है सामाजिक अनुबंध और चौथा है सामाजिक क्रम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके कोहलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जहाँ पर बहुत 3 स्टेजेस की बात करी थी इन्होंने। तो उसके अंदर काफ़ी सारे इन्होंने लेवल बताए थे। तो उन्हीं लेवल को यहाँ पर आपको दिया गया है और बोला है कि इस सेंटेंस में इनमें से कौन सा वाला इनका सही है। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है ना कि कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए जो वैध होता है, यानी कि ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए जो काम किया जाता है, वो कोहलबर्ग के कौन से सिद्धांत के अंदर आता है। तो ये जो आप पहला ही देख रहे हैं, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो इस ही अभिविन्यास के अंदर ये चीज़ कही गई है कि कानून और सामाजिक समझौते पर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी समाज ने रूल बनाए हैं उन्हें मत देखिए, आप बस ये देखिए कि ह्यूमैनिटी की बेहतरी करनी है, मानवता को देखना है, मानवता की बेहतरी के लिए जो काम करना है वो आपका सार्वभौम यूनिवर्सल मोरल थियोरी के अंदर ही ये चीज़ इन्होंने कही थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक कौन सी, देखिए आपको याद होगा ये पियाजे के थियोरी से ही पूछा गया है, जहाँ पर पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, है ना। कौन कौन सी, PCSE नहीं, पियाजे ने जो डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी वो थी SPCF। पहला सेंसरी मोटर, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो आप ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं मूर्त संरचनात्मक की अवस्था, ठीक है। और पियाजे ने इसको 3रे नंबर पर रखा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इसी अवस्था के प्रमुख कौशलों में से कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो पहला है द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, तीसरा है सजीवात्मक चिंतन, तीसरा है सुरक्षित रखने की योग्यता और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है यहाँ पर बोला है कि एक स्किल है, एक कौशल है जो है आपकी सुरक्षित रखने की योग्यता, ठीक है। ये इसी स्टेज में कहा गया है। अब अगर हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात करें तो ये आता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में, जो अभी हमने पढ़ा था ना लास्ट वाला SPCF में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल आपकी अमूर्त होती है, ठीक है। तो अमूर्त के अंदर आती हैं ये वाली चीज़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों को एक साथ इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा है। अब आपको ध्यान रखना है, इन 4 ऑप्शन में से एक चीज़ ऐसी है जिसकी बात लेव वाइगोत्स्की भी करते हैं और जीन पियाजे भी करते हैं। तो वो कौन सी है। पहला है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, दूसरा है कौशलों का अर्जन, तीसरा है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, चौथा है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। वो देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, जो कि ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेते हैं। ज्ञान का निर्माण और उसका अर्थ भी वो खुद निकाल लेते हैं।
ये चीज़ कौन कहते हैं? पियाजे भी कहते हैं और ले वाइगोत्स्की भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? अब देखिए, बच्चे का जो सामाजिकरण मैंने आपको समझाया था क्या होता है, सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले अपनी फैमिली में रहेगा। उसके फैमिली में कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, या तो मम्मी पापा होंगे, 2 ही होंगे, या फिर 4 मेंबर हो सकते हैं, या फिर 6 मेंबर, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। अब जब बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म के बाद उसकी फैमिली में जो मेंबर है ना, वही मेंबर बच्चे के लिए एक सोसाइटी का काम करेंगे। एज अ सोसाइटी उसकी फैमिली जो है काम करेगी। सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गई मिल करके वो समाज है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा छोटा है तो उसके लिए फैमिली के 2-4 मेंबर भी एज अ सोसाइटी ही काम करेंगे, समाज ही मानेंगे, ठीक है। तो वहीं से जो है बच्चे का सामाजिकरण शुरू हो जाता है। कहाँ से? फैमिली से। तो बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे का सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ होता है, या फिर बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी या प्रथम एजेंसी कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक एजेंसी है फैमिली। और ये किस तरीके से है ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन अदा करते हैं। फैमिली तो हो गई आपकी प्राइमरी एजेंसी, उससे अदर भी यहाँ पर एजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मीडिया भी होती है, विद्यालय भी होता है, परिवार भी होता है और पास पड़ोस भी होता है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो सामाजिकरण सभी जगह होता है बच्चे का, क्योंकि हर जगह वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। सबसे पहले फैमिली में चीज़ें सीखता है, अपने फैमिली मेम्बर्स का बोलना देखता है, अनुकरण करके वो लैंग्वेज बोलना वो भी धीरे धीरे सीख जाता है। ऐसे ही उसके पास पड़ोस यानी कि जो नेबर्स में लोग रहते हैं उन सभी से वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता ही है। ऐसे ही विद्यालय में वो देखता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे, बच्चे जो है टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा कि हाँ सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ वो विद्यालय से भी सीखता ही है। ऐसे ही मीडिया से भी वो सीखता है, जैसे टीवी सीरियल देख लिया या फिर कोई कुछ भी देख लिया, कार्टून देख लिया, वहाँ से भी वो चीज़ों को सीखता है। तो हर जगह से बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सारे ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं बच्चे के सामाजिकरण के लिए। जो है आपका ऑप्शन 1 में A B C D यहाँ पर चारों सही है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी, तब आपका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड आया है और आप जानते ही हैं हार्वर्ड गार्डनर कौन है, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। तो इनके अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से आप वर्गीकृत करेंगे? एक व्यक्ति है, उसकी विशेषता है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। यानी कि एक व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, तो उसके अंदर इन चारों में से कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, ये आपसे पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, ठीक है। इन 8 प्रकार की बुद्धि में से 4 प्रकार की बुद्धि के नाम आपको दिए हैं और आपसे कहा है कि जिस व्यक्ति में ये विशेषताएं हैं उसके अंदर इन चारों में से कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, ये क्वेश्चन है। इस तरीके से पहले समझ लेना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि यहाँ पर लिखी है इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने थ्योरी की क्लास में भी आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप 4th ऑप्शन देख रहे हैं ना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी वो क्या करेगा? वो दूसरे व्यक्ति के यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर की चीज़ों को समझने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस चीज़ को लेकर मोटिवेट है और वो कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करता है। यानी कि सामने वाले को पढ़ लेना। अगर मैं आजकल की बात करूँ तो आप संदीप माहेश्वरी जी के एपिसोड देखते होंगे। वो क्या करते हैं, वो सामने वाले के अंदर चल रही चीज़ों को समझ लेते हैं। अगर हम पुराने पहले के टाइम की बात करें तो गौतम बुद्ध हैं जैसे आपके, वो लोगों को समझते हैं कि दूसरों के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका बिहेवियर क्या है, मतलब दूसरों के अंदर की चीज़ों को पढ़ लेना। ये चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, ये विशेषताएं जिसके अंदर होंगी, उसके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बहुत अच्छी होगी। वहीं अगर हम बात करें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की, तो अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है, जो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझ लेता है उसको हम अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण
होने चाहिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए कौन से कारण होने चाहिए। ओके, पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत और उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना और नाम देना। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तीसरा है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना। चौथा है बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जहाँ भी मूल्यांकन की बात आ जाए वहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को अलग अलग किया जा रहा है या फिर नॉर्मली भी किसी क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा है और ऑप्शन में दिया है कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है या बच्चों को नामीकरण किया जा रहा है या बच्चों के ऊपर लेबल लगाया जा रहा है, किसी को A ग्रेड देना, B ग्रेड देना, C ग्रेड देना, किसी बच्चे को दंड दिया जा रहा है, बच्चे को शर्मिंदा किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, बच्चे को चुप कराया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कराई जा रही हैं तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। क्योंकि कभी भी अगर आप बच्चों को इस तरीके से बांट देंगे ना कि ये बच्चों का ग्रुप हो गया गैर उपलब्धि वाले, एक बच्चे का ग्रुप बना दिया निम्न उपलब्धि वाले, एक बच्चों का ग्रुप बना दिया जहाँ पर औसत और उच्च उपलब्धि वाले बच्चे होंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। इससे क्या होगा, तीनों ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से सोचेंगे और सभी के मन में एक दूसरे के प्रति क्या होगा, कंपटीशन की भावना पैदा हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति क्या होगा, हीन भावनाएं पैदा होने लगेंगी। और ये चीज़ें कभी भी स्कूल में नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि समावेशी शिक्षा आपकी क्यों आई थी, इसीलिए आई थी कि हर तरीके के बच्चे को एक साथ स्कूल में इंक्लूड करके पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कैसे ही भी बच्चे हों, चाहे औसत बुद्धि के हों, चाहे वो निम्न उपलब्धि वाले हों, चाहे गैर उपलब्धि वाले हों, चाहे अलग अलग संस्कृति से आए हों, चाहे उनकी लैंग्वेज अलग अलग हो, चाहे वो कुछ भी हैं, कैसे ही भी हैं, लेकिन स्कूल में आकर के सबको एक समान रूप से शिक्षा देनी है। इसीलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका बाहर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। थर्ड है समय के साथ बच्चों के साथ होने वाले अधिगम परिवर्तन और प्रगति के बारे में पता लगाना। जी हाँ, मूल्यांकन का मतलब ही ये होता है कि बच्चे क्या चीज़ें सीख रहे हैं, कितना बच्चों ने सीख लिया है, कहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो उनके कारणों का पता लगाना, फिर उसमें सुधार करना, ये सारा काम आता है मूल्यांकन के अंदर। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो बच्चे की क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, सशक्त पक्ष हैं, उन सभी के बारे में आप उनके माता पिता से भी चर्चा कर सकते हैं। इससे बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्कूल में लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं टीचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। ऐसा थोड़ी होता है, हर कोई व्यक्ति समान होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, दिमाग तो सबका एक जैसा है ना, और उनमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, ये कोई बात होती है? आप खुद बताइए। जहां हम बात करते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करना है, वहां पर ये चीज़ें कही जा रही है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को हम जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ह्यूमन बींग्स होते हैं, बट होता है, आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में होता है, लड़कों से कहा जाता है कि आप लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, आप लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो। मतलब लड़कियों के ऊपर लेबल लगा दिया गया है, ठप्पा लगा दिया है कि शर्माने का काम लड़कियों का है और रोने का काम भी लड़कियों का है। एक बात बताइए, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी के अंदर फीलिंग्स होती हैं, उसमें लड़के लड़की वाली क्या बात, भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाया है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसे ये पूछा है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होता है। फोर्थ है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। एब्सोल्युटली राइट, यहाँ तक तो आप आंसर तक पहुँच भी गए होंगे। इसमें सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लिंग पक्षपात किया जा रहा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पहला है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखा जाता है और बच्चे की क्षमताओं, उसकी नीड, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है। पहला है बाह्य अभिप्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन मानदंड। जी नहीं, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब होता है जब बच्चा किसी काम को बाहरी रूप से प्रेरित होकर कर रहा है, जैसे
एक बच्चा है जिसको वो 10th क्लास में है और उसकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा अगर आपकी 10th क्लास में 80% आ गई तो मैं आपको मोबाइल ख़रीद के दूंगी। तो यहाँ पर बच्चा मोबाइल के लालच में पढ़ाई करेगा। इसका मतलब है कि वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित है मोबाइल के लिए, किसी रिवॉर्ड के लिए या कोई प्राइज़ पाने के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारा बाह्य प्रेरणा कहलाता है। और वहीं अगर आंतरिक प्रेरणा की बात करें तो आंतरिक प्रेरणा मतलब होता है जब हम कोई काम अपने मन से करते हैं, हमारी रुचि होती है, भले ही हमको उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, रिवॉर्ड से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी ये पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरे मन से आता है कि मुझे अगर चीज़ें आ रही हैं तो मैं किसी और को भी समझा पाऊँ और उसका भी कुछ अच्छा हो मेरी तरफ से, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है बाह्य अभिप्रेरणा सही है या फिर आंतरिक, तो आप कहेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा इज़ द बेस्ट, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होता है। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। दूसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, बच्चों की नीड के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना, सही लग रहा है। चौथा है मानक निर्देश और मूल्यांकन। जी नहीं, मानक निर्देश टेक्निकल टर्म्स जहाँ भी यूज़ होंगे ना फ्रेंड्स, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना, यानी कि हर बच्चे के अंदर एबिलिटी होती है ज्ञान को ग्रहण करने की और इस चीज़ पर विश्वास रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक विभिन्नता यानी कि वही इंडिविजुअल डिफरेंस जिसमें हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति जो है दुनिया में अलग अलग होता है। कोई मेंटली अलग होगा, कोई फिजिकल लेवल पर अलग होगा, कोई बिहेवियरल अलग होगा, है ना, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई चारित्रिक रूप से अलग होगा। तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो उसको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। सेकंड है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। यहाँ पर सिर्फ वंशागत की बात हो रही है तो ये सही नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ पर्यावरणीय कारकों की बात हो रही है, ये भी सही नहीं होगा। और यहाँ पर शरीर और मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। जी नहीं, जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है ना, उसमें वंशागति और पर्यावरण दोनों ही कारक जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इन दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, यही आपका वैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, विकास में कहा गया है, यानी कि डेवलपमेंट में कहा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसमें वंशागति और आनुवंशिकता दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। और ये सेंटेंस दिया था वुडवर्थ ने, ये भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। और आप लोगों की डिमांड है कि इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जाएँ विद एक्सप्लेनेशन। तो बहुत जल्द मैं अलग अलग सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, सारे ही सब्जेक्ट आपके यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।